नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का इतिहास। ये बुक है लुसेंट जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण की समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। बात करें प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्यतः 4 स्रोत हैं, जो कि है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और इस वेद से आर्य के राजनैतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों के स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यहाँ पे नोट करिएगा, प्राचीन इतिहास के साधक के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अब बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उदात्रि कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल आएंगे कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है सामवेद। अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र और सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों के बारे में वर्णन है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट करिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। फिर से एक बार देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है।
नोट करिएगा, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे सभी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथि में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर और जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है, जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय की वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली किताब है, उसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनैतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के शुंगों का इतिहास पता चलता है। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनानी और रोमन लेखक, जिसमें सबसे पहला स्थान आता है टेसियस का। यह ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। मतलब इन दोनों को आपको नहीं मानना है, फिर भी दिमाग में रखिएगा, नाम याद रखिएगा, टेसियस और हेरोडोटस। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, अनेसिक्राटस और ऑस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज या सेक्युलस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। ये पुस्तक आप याद रखिएगा, इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने। डाइमेकस एक सीरियस नरेश आंटियोकस का राजदूत है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब बात करते हैं डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिडेल्फ का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। दूसरी शताब्दी की बात हो रही है, यानी 100 से लेके 200 एडी का। प्लिनी, इसने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौमा है पेरिप्लस ऑफ द इजिप्शियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम देखेंगे चीनी लेखक। अभी जो हम देख रहे थे वो यूरोपियन लेखक थे। चीनी लेखक में बात आए और फाहियान का नाम ना आए, कैसे हो सकता है।
फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में विवरण किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप ऐसे याद करिए, हुएनसांग हर्षवर्धन, एच और एच। हुएनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर 645 में चीन लौट गया। यह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इनके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट याद रखिएगा कि हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो शीलभद्र था। इतिसंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय में भारत का वर्णन किया। मुझे लग रहा है ना कि इतिसिंह जाके इंस्पायर हुआ होगा हुएनसांग से, उसके बाद ही आया होगा। अब हम बात करते हैं अरबी लेखकों की। तो अरबी लेखकों में हम सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी किताब किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदरता से प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक की बात करें तो वो है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर और तंगयूर नाम की ग्रंथ की रचना की। इनमें जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब हम बात करेंगे जो हमारा पुराना इतिहास है वो ज़मीन के नीचे पुरातत्व विभाग जो पुराने मंदिर है उन सब से कैसे पता चलता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई के वैदिक देवता मित्र, अरुण, वरुण, इंद्र और नास्तस्य के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हीलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौह गोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व माफ करिएगा, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रजहोम के गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी के साहित्य को करनाशन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्का उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पाडुचेरी के जो निकट है उसमें रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, तो स्टे ट्यून्ड।